हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमने स्टार्ट कर दिया है अपना सीडी का पार्ट। सीडी में हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है? तो अभी तक हमने ये समझा है कि बाल विकास है क्या, इसके अंतर्गत आप किन-किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? बाल मनोविज्ञान के बारे में आपने समझा, साथ ही साथ आपने वृद्धि और विकास के बारे में कल चर्चा किया था। तो वृद्धि क्या है, विकास क्या है? आपने इन दोनों के डिफरेंस को भी समझा था कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि आपकी गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक ही चलती है। लेकिन जो आपका विकास होता है, विकास गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। साथ ही साथ आपने देखा था कि जो वृद्धि में परिवर्तन होते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, उन्हें आप माप सकते हैं, उन्हें आप तौल सकते हैं। लेकिन जो विकास में परिवर्तन होते हैं, वो आपके मापे नहीं जा सकते हैं, वो आपके देखे नहीं जा सकते हैं। तो जो आपका वृद्धि होता है, वृद्धि के अंतर्गत हम सिर्फ शारीरिक परिवर्तन को ही शामिल करते हैं। लेकिन जो आपका विकास होता है, विकास के अंतर्गत हम मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, साथ ही साथ शारीरिक परिवर्तन का भी ध्यान रखते हैं। आपसे पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति में पहले वृद्धि होती है या फिर पहले विकास होता है? तो किसी भी प्राणी में सबसे पहले विकास होता है, विकास के बाद जो है वृद्धि होती है, ठीक? वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि आपको ये प्रौढ़ावस्था की तरफ ले जाती है, वृद्धावस्था तक ले जाती है। लेकिन जो विकास होता है, विकास प्राणी को विकास क्रम में प्राणी को परिपक्वता भी प्रदान होता है, ठीक? और जो आपका वृद्धि होता है, ये विकास का ही छोटा-सा पार्ट होता है। कल हमने इन सारी बातों पर डिस्कस किया था। उसी के आगे आज हमें क्या डिस्कस करना है? तो उसी के आगे आज हमें विकास के सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करना है। आपको पता है कि विकास सार्वभौमिक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर ही होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे विकास अपनी अलग-अलग अवस्थाओं में अलग-अलग हर व्यक्ति की अपनी-अपनी एक अवस्थाएँ होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति उसी अवस्था से होकर गुज़रता है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ अगर भारत में हमारे पहले गर्भाधान फिर शैशवावस्था इस तरह से आ रहा है, तो अन्य देश में किसी अन्य देश में ऐसा नहीं है कि पहले वृद्धावस्था आ जाएगी या फिर पहले प्रौढ़ावस्था आ जाएगी। ये जो विकास होता है, विकास की जो अवस्थाएँ होती हैं, ये निश्चित होती हैं। अगर आपके यहाँ पहले गर्भाधान हो रहा है, देन शैशवावस्था आ रहा है, तो विश्व के किसी भी स्थान पर आप देखेंगे, यही क्रम चलता है, ठीक? इन्हीं नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक और मानसिक क्रियाएँ विकसित होती रहती हैं। इसमें आपको कुछ नियम ध्यान रखने हैं, तो हम उन नियमों को ध्यान रख लेते हैं कि विकास के कौन-कौन से नियम हैं या हम ये कहें कि विकास के कौन-कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं। हम यहाँ पर प्रमुख सिद्धांतों की बात करेंगे, बाकी तो विकास के तमाम सिद्धांत हैं, ठीक? लेकिन जो प्रमुख हैं, आपसे पूछे जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो पहला सिद्धांत आपका क्या आ जाता है? ये देखिए, विकास सार्वभौमिक तथा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन प्रत्येक प्राणी का विकास निश्चित नियमों के आधार पर होता है। वही हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो विकास होता है, एक निश्चित क्रम में चलता है, ठीक? इन्हीं नियमों के आधार पर अनेक शारीरिक व मानसिक क्रियाएं विकसित होती हैं। विकास के कुछ प्रमुख नियम नीचे दिए गए हैं, जिन्हें आपको इन नियमों के नाम ही नोट डाउन कर लेने हैं।
ये जो आपका पहला नियम दिया गया है, जो आप ये पहला नियम देख रहे हैं, इन दोनों के बारे में आपने अगर सीटेट और टेट दिया है, तो न जाने कितनी बार, हम गिनती नहीं कर सकते हैं, तमाम एग्ज़ाम में तमाम बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक? ये जो आपका पहला नियम दिया गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। सिर्फ़ पहला ही नहीं और भी अभी आप आगे देखेंगे, तो वो नियम आपसे कई बार पूछे गए हैं। तो विकास के सिद्धांत को आपको ध्यान से पढ़ना है। ये आपके टीजीटी, पीजीटी के लिए ही नहीं, बल्कि जो आपके अदर एग्ज़ाम में होते हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये पूछे भी जाते हैं। अभी आपने जब अभी हाल ही में जो केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी आपसे ये पूछा गया था। टेट सीटेट आप उठा कर देख लीजिए, तो हर बार ये आपसे पूछा गया है। टीजीटी, पीजीटी में भी पूछा जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन बार-बार पूछा जा रहा है, तो उसे आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक? तो सबसे पहले सिद्धांत पर आ जाते हैं। पहला सिद्धांत है विकास एक निश्चित क्रम में चलता है। ये इसका सिद्धांत है। तो प्राणी का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। जो एक प्राणी होता है, उसका विकास 2 दिशाओं में होता है। कौन-कौन सा? एक होता है मस्तिष्काधोमुखी दिशा में, दूसरा होता है निकट दूर दिशा में। तो मस्तिष्काधोमुखी मतलब सर से लेकर विकास पैर की तरफ होता है। और वहीं अगर बात करें निकट दूर विकास, तो इसको हम कहते हैं केंद्र से परिधि की ओर, ठीक? तो इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। ये जो आपका मस्तिष्काधोमुखी है, इसे आप इंग्लिश तो मैं लिखना भूल गई, लेकिन आप एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। सिफेलोकॉडल बोलते हैं, ठीक? सिफेलोकॉडल क्या होता है? तो ये आपका होता है मस्तिष्काधोमुखी। वहीं आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, वो होता है आपका निकट दूर। हम समझते हैं एक बार कि ये मस्तिष्काधोमुखी है क्या? मस्तिष्काधोमुखी क्रम में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। भ्रूणावस्था से लेकर बाद की सभी अवस्थाओं में विकास का यही क्रम रहता है। भ्रूणावस्था से भी पहले सिर का विकास होता है, बाद में धड़ तथा निचले भागों का विकास होता है। आवाज़ थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, आवाज़ आपको प्रॉपर नहीं मिल पा रही होगी, लेकिन मैं बिल्कुल धीरे-धीरे बोल रही हूँ। बहुत धीरे-धीरे बोलने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आपको चीज़ें समझ में आएँगी। बाकी सारी चीज़ों को मैंने नोट डाउन कर लिया है, ठीक? तो ऐसे इसको एक सिंपल भाषा में समझिए, ये तो आपने समझ लिया क्या? कि मस्तिष्काधोमुखी विकास में क्या होता है? तो सिर से पैर की ओर विकास होता है। यानी कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई बच्चा है, ठीक? ये उसका सर है, ये उसका गला है, ये हाथ हो गया, ये उसका पैर हो गया, ठीक? 1 मिनट यहाँ बनाते हैं हम उसका। ये एक बच्चा हो गया, गला हो गया उसका, ये उसका हाथ हो गया, ये उसका पैर हो गया, ठीक? तो जो मस्तिष्काधोमुखी है, उसमें विकास आपका सर से स्टार्ट होता है। सर से विकास होना स्टार्ट करता है और पैर तक होता है। तो आपसे यही पूछा जाता है मस्तिष्काधोमुखी विकास में क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है जो मस्तिष्काधोमुखी विकास है, इसमें विकास सिर से प्रारंभ होकर पैर तक चलता है। यानी कि ये जो क्रियात्मक विकास में भी जन्म के बाद शिशु शिशु के सिर, फिर मुख, फिर गर्दन, इन सब क्रियाओं का विकास होता है। बाद में उसके धड़ और सबसे लास्ट में उसका पैर। ये बताइए अगर आपके घर पे कोई छोटा-सा बच्चा है, यानी कि एक नवजात शिशु है, वो 2 महीने का है, तो क्या वो पहले खड़ा होगा या पहले वो अपने सर को सँभालना सीखता है? तो जो एक नवजात शिशु होता है, सबसे पहले विकास उसके सर का होता है। सबसे पहले वो अपने सर को सँभालना सीखता है, फिर बाद में वो अपनी गर्दन उठाता है, फिर धीरे-धीरे उसके जो है हाथ-पैर इन सब का विकास होता है और बच्चा सबसे लास्ट में खड़ा होना सीखता है, ठीक?
इसमें आप कैसे समझेंगे? देखिए जैसे आप एक बच्चा है, पेट के बल ज़मीन पर अगर बालक को लिटा देते हैं, तो सबसे पहले वह अपने सिर को उठाता है, फिर अपने मुख को उठाता है और बाद में अपने गर्दन को उठाता है। कुछ दिनों बाद वो धड़ और पेट को भी उठाने लगता है। स्टार्टिंग में कैसे? स्टार्टिंग में वो सिर्फ़ अपने सर को उठाता है, मुख को उठाता है, गर्दन को उठाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो अपने धड़ को भी उठाने लगता है और पेट को भी उठाने लगता है। फिर वो क्रमिक रूप से बैठने लगता है, खड़ा होने लगता है, 1-2 कदम चलता है सहारे से, फिर बिना सहारे के, फिर दौड़ने लगता है, उछलने-कूदने लगता है। मतलब कि जो उसका पैर का विकास है, वो पूरी तरह से हो जाता है, ठीक? अब अगला है आपका निकट दूर दिशा में। निकट दूर दिशा में, ये निकट दूर दिशा का मतलब है कि इस विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में प्रारंभ होता है, तत्पश्चात दूर के भागों में। यानी कि जो बच्चा है, मस्तकाधोमुखी में आपने क्या देखा? मस्तकाधोमुखी में आपने देखा कि पहले बच्चे के सर में यानी कि सर पर उसके परिपक्वता आ रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है, ये रहा बच्चा, ये रहा उसका पेट यानी कि हाथ-पैर, तो इसमें क्या होगा बच्चे पहले ये केंद्र में जो है उसकी परिपक्वता आएगी, फिर बाहर की तरफ उसके परिपक्वता आएगी। यानी कि इस क्रम में क्या होता है, इसमें आप ऐसे समझिए पेट और धड़ के अंगों में क्रियाशीलता पहले आ जाती है। पेट के जो अंदर की क्रियाएँ जो पेट के अंदर में क्रियाएँ होती हैं, वो जन्म के साथ ही प्रारंभ होती हैं। इसी तरह कंधे और हाथों की क्रियाओं का विकास और उन पर नियंत्रण पहले होता है और अंगुलियों में बाद में होता है। आपने देखा होगा अगर कोई छोटा-सा बच्चा है, छोटा-सा बच्चा कहने का मतलब कि 4-6 महीने का बच्चा है, अगर आप उसे कोई सामान देंगे पकड़ने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो अपने पेट से होकर पूरे हाथ को फैलाकर पकड़ेगा, हम लोगों की तरह हथेली में नहीं लेगा कोई भी चीज़। तो पहले वो क्या करता है, वो मतलब आपने किसी बच्चे को बॉल दिया, तो वो क्या करता है, वो अपने पेट से लेकर उसको बॉल को चिपका लेता है। उसकी उँगलियों में अभी परिपक्वता नहीं आई होती है, जो उसके हाथ की मांसपेशियाँ हैं, उन पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। उँगलियों में बाद में देर से परिपक्वता आती है। कोई भी शिशु हाथ को आसानी से ऊपर उठा लेता है, लेकिन किसी वस्तु को आसानी से नहीं पकड़ पाता है। हाथ तो उठा लेगा, लेकिन वो क्या करता है, वो अंगुलियों से नहीं पकड़ पाता है। अगर आप बच्चे को कोई भी सामान दीजिए, अगर आपके पास में कोई छोटा बच्चा है, तो आप देखेंगे, आप उसे कोई भी सामान देंगे, वो फटाक से अपने पेट के सहारे पूरे हाथ को फैलाकर पकड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है अपनी अंगुलियों से पकड़ेगा। अरे! उसके हाथों में परिपक्वता ही नहीं आई है, उसकी मांसपेशियाँ, अंगुलियों की मांसपेशियों में परिपक्वता ही नहीं आई है, तो वो पकड़ेगा कहाँ से वस्तु को? तो इसीलिए सबसे पहले इसमें जो आपका निकट दूर दिशा का विकास होता है, वो केंद्र से परिधि की ओर होता है। लेकिन जो हमने मस्तकाधोमुखी के बारे में सुना, वो क्या था? तो उसमें जो विकास हो रहा था, वो सिर से पैर की ओर हो रहा था, ठीक? ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, कभी-कभी क्रम में भी लगाने को आता है कि जो आपका मस्तकाधोमुखी विकास है, इसमें विकास कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ऐसे दिया रहेगा हाथ, पैर पेट या फिर सर, इस तरह से आपको दिया रहता है और आपको उसको क्रम से लगाना पड़ता है। जैसे जैसे सबसे पहले सर का विकास होता है, मुख का विकास होता है, गले का विकास होता है यानी कि गर्दन का विकास होता है, कंधे का होता है, हाथ का होता है, पैर का होता है मतलब लास्ट में पैर का होता है। तो कुछ इस तरह से आपको क्रम में उसको लगाना पड़ता है। उम्मीद है कि आपको विकास का एक निश्चित प्रारूप
समझ में आया होगा। जो इसके 2 दिशाएँ हैं, मस्तकाधोमुखी और निकट दूर दिशा में। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और ना जाने कितनी बार ये पूछे गए हैं, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी का किसी स्टेट का उठा के देख लीजिए या फिर टेट, सीटेट का देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही गया है, ठीक? अगला जो हमारा सिद्धांत आता है, वो क्या आता है? वो आता है आपका विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। ये जो विकास होता है, ये विकास आपका सामान्य से विशेष की ओर होता है। विकास प्रक्रिया का एक सिद्धांत ये भी है कि विकास क्रम में कोई भी बालक पहले सामान्य क्रियाएं करता है, मतलब विशेष जो क्रियाओं की ओर अग्रसर होता है। विकास का यह नियम आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक सभी प्रकार के विकास पर लागू होता है, ठीक? यदि हम शिशु के शारीरिक विकास को ही देखें, तो प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभ में उसकी शारीरिक क्रियाओं का कोई नियमित और नियंत्रित क्रम नहीं होता है। प्रारंभ में वे अपने जो संपूर्ण शरीर है, संपूर्ण शरीर को हिला-डुला कर अपना प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन बाद में विकास की ओर अग्रसर होने पर वो अपनी प्रत्येक क्रिया के हिसाब से अपने अंगों को हिलाते हैं। जैसे जैसे छोटा बालक पहले किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए अपने पूरे शरीर को हिलाता है, फिर हाथ को आगे बढ़ाता है और फिर थोड़ा-सा आगे खिसकता है और दोनों हाथों से वस्तु को पकड़ लेता है। लेकिन बड़े होने पर क्या करता है? बड़े होने पर वो केवल अपने हाथों का प्रयोग करता है और धीरे-धीरे अंगुलियों पर नियंत्रण कर लेता है। तो बाद में वो सिर्फ़ अपने हाथों के प्रयोग से ही उसको अपने पूरे शरीर को हिलाने-डुलाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा उसको जैसे पहले क्या होता था, पहले वो पूरे शरीर को हिलाता था, लेकिन जब उसके शरीर में मांसपेशियों में परिपक्वता आ गई, तब वो क्या करता, तब उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हाथों का प्रयोग करके अंगुलियों से ही वस्तुओं को पकड़ लिया। मतलब कि उसका उसके शरीर पर कुछ नियंत्रण उसने करना सीख लिया है। इसी तरह से भाषा विकास में भी वो पहले क्या करता है, चिल्लाता है। अगर उसे भूख लगी है, तब भी चिल्लाएगा। वो डर रहा है, तब भी चिल्लाएगा। अगर उसको कहीं दर्द हो रहा है, तो चिल्लाएगा। यानी कि रो कर ही वो अपने सारी बातों को कहता है। लेकिन जब धीरे-धीरे उसका नियंत्रण होता है, तो वो क्या करता है, वो अगर उसको कोई उसके पास है, तो वो अपने हाथ को फैलाता है कि कोई मुझे ले ले। उसी तरह से वो धीरे-धीरे कुछ वाक्यों का यानी कि 1-2 शब्दों का प्रयोग करता है अपनी बातों को कहने के लिए। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे विकास होता है, बच्चे हर तरह से नियंत्रण करना सीख लेते हैं। अब चाहे वो संवेगात्मक नियंत्रण हो, शारीरिक नियंत्रण हो और फिर मानसिक, यानी कि संवेगात्मक विकास में ही पहले केवल उत्तेजनाओं के फलस्वरूप ही संवेगों को प्रकट करता है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में वो नियंत्रण करना सीख जाता है। मानसिक विकास में भी यही विशेष क्रम चलता है। पहले बालक पढ़ना, फिर लिखना, बाद में क्या करता है, बाद में वो गणित के सवालों को हल करता है। कि पहले ही बच्चा जो है जोड़-घटाव कर लेता है, हिसाब-किताब दे देता है कि मम्मी आपने यहाँ खर्चा किया, पापा आपने यहाँ इतना खर्चा किया। नहीं, बच्चा स्टार्टिंग में क्या करता है, सिर्फ़ ओरली बोलता है और हम उसे कैसे, ऐसे वर्बली हम उसको पढ़ाते हैं। तो बच्चा पहले सिर्फ़ बोलना सीखता है, फिर बाद में वो धीरे-धीरे लिखना सीखता है और सबसे लास्ट में क्या होता है, तो सबसे लास्ट में वो गणित के जो जटिल प्रश्न होते हैं, उनको भी सॉल्व करना सीख जाता है। तो अगली जो इसकी अवस्था है, वो क्या होती है? वो होती है विकास अवस्थाओं के अनुसार होता है। अब ये जो विकास होता है, सामान्य रूप से देखने पर ऐसा लगता है कि बालक का जो विकास है, ये रुक-रुक कर हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
क्या कभी रुक-रुक कर विकास होता है? विकास ऐसा थोड़ी ना है कि रुक जाएगा, कहेगा अरे भाई थोड़ा रुक जाओ, आराम कर लूँ तब विकास हो जाऊँ। नहीं, विकास क्या होता है? तो विकास निरंतर चलते रहता है, ठीक? विकास क्या होता है? विकास कभी भी रुक-रुक कर नहीं चलता है। ये गर्भावस्था से लेकर जो विकास है आपका, ये गर्भावस्था से जीवन पर्यंत ये अविराम गति से चलता है। आपने कल भी पढ़ा था यानी कि परसों भी देखा था कि जो विकास होता है, विकास अविराम गति से चलता है। कोई भी आपका शारीरिक या मानसिक गुण जो है वो एकाएक नहीं प्रकट होता है, बल्कि इनका प्रारंभ गर्भाधान से ही हो चुका होता है। जैसे जैसे जब बालक के दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि एकाएक निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो इनके दाँत निकलने की नींव होती है ना, वो गर्भावस्था में ही जब बच्चा चौथे या 5वें माह में पहुँचता है, तभी इसकी नींव पड़ जाती है। इसमें जैसे जितने दाँत निकलने हैं, उस तरह से ढाँचे बन जाते हैं वहाँ पर, गर्भावस्था में ही। जो पूरी तरह कब निकलते हैं? तो ये पूरी तरह से 5वें या छठे महीने में निकलते हैं, ठीक? आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं, क्या कभी आपने देखा है बच्चे जन्म लेते हैं तो दाँत रहता है? नहीं, आप ऐसे 5वें छठवें महीने में देखते हैं तो दाँत उनका निकल जाता है। लेकिन वो तुरंत का दाँत नहीं होता है। जब वो माँ के गर्भ में होते हैं और चौथा 5वाँ 6वाँ महीना चल रहा होता है गर्भावस्था में, तभी उनके मुँह में दाँतों का जो ढाँचा होता है वो तैयार हो जाता है, ठीक? अगली जो विशेषता है वो विकास में व्यक्तिगत विभेद होता है। विकास में व्यक्तिगत विभेद का क्या मतलब है? तो सामान्य रूप से देखने पे ऐसा ही लगता है कि सभी बालकों के विकास में पर्याप्त समानता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक बालक के विकास की दर प्रतिमानों में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है आपको। तो प्रत्येक बालक के विकास का अपना एक निजी स्वरूप होता है। ऐसा देखा गया है कि जिस बालक का विकास किसी एक क्षेत्र में तीव्रता से हो रहा है, उसका अन्य क्षेत्रों में तीव्रता से विकास होता है, ठीक? उदाहरण के लिए हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे जिस बालक में शारीरिक क्रियाएं जल्दी उत्पन्न होती हैं, वो शीघ्रता से बोलने लगता है। आपने देखा होगा तो जो घर पे कोई छोटा बच्चा है, अगर कुछ वो प्रक्रियाएं बहुत जल्दी कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं कि ये बच्चा बहुत जल्दी चलेगा, ये बच्चा बहुत जल्दी बोलेगा। हम ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं ना, तो वही है कि जिस बालक की शारीरिक क्रियाएँ जल्दी उत्पन्न होती हैं, वो शीघ्र बोलने लगते हैं, जिससे उनके अंदर जो सामाजिक विकास है, वो तेज़ी से होता है। इसके विपरीत अगर कोई बालक है, जिसके शारीरिक विकास में मंदता है, उसका मानसिक और जो अन्य प्रकार के विकास हैं, उसमें भी मंदता रहेगी। सभी बालक सभी बालक में शारीरिक और मानसिक योग्यताओं की मात्रा भिन्न-भिन्न होती है, ठीक? एक समान सी नहीं होती है। अब बालकों के विकास में पाए जाने वाले जो व्यक्तिगत भेद हैं, व्यक्तिगत भेद के भी कई कारण हो सकते हैं। शारीरिक विकास में ये अंतर कैसे हो सकता है? तो वंशानुगत का भी प्रभाव हो सकता है। आहार संबंधी भी जो है भेद पाया जा सकता है। स्वास्थ्य हो गया या फिर वातावरण संबंधी कारक भी इसके कारण बनते हैं। इसी तरह से जो मानसिक योग्यता है, उसमें भी अंतर का कारण क्या हो सकता है? एक तो आपका वंशानुक्रम हो सकता है, दूसरा वातावरण हो सकता है। हम अगली टॉपिक में बात करेंगे वंशानुक्रम क्या है और वातावरण क्या है, इस पर भी हमारा डिस्कशन होगा। अगली जो विशेषता है यानी कि जो आपका अगला सिद्धांत है, वो क्या है? तो अगला है आपका विकास की गति में तीव्रता व मंदता पाई जाती है। यानी कि किसी भी प्राणी का विकास हमेशा एक ही गति में आगे नहीं बढ़ता है। उसमें हमेशा कुछ
उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे विकास कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। विकास कभी ऐसे नहीं होता है और ना ही कभी विकास का आरेख ऐसे बनता है, ठीक? तो ये क्या होता है, जो विकास होता है इसकी गति में हमेशा आपको भिन्नता मिलेगी, कभी उतार तो कभी चढ़ाव। जैसे जो विकास है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है, लेकिन उसके बाद की जो अवस्था है उसमें मंदता आ जाती है, ठीक? अगली विशेषता क्या है? यानी कि जो अगला सिद्धांत है, विकास में विभिन्न स्वरूप परस्पर संबंधित होते हैं। जो विकास के विभिन्न स्वरूप हैं, विकास क्रम में विकास के विभिन्न स्वरूपों में अंतः संबंध पाया जाता है। किसी एक क्षेत्र में होने वाला विकास निश्चित रूप से विकास के दूसरे क्षेत्र में भी संबंध रखता है। ऐसा नहीं है कि जो विकास शैशवावस्था में हुआ है, वो बचपनावस्था में खत्म हो जाएगा। शैशवावस्था का संबंध यानी कि जैसे गर्भावस्था, यानी कि गर्भावस्था में जो विकास हुआ रहता है, उसी से संबंधित आपका शैशवावस्था में विकास होता है। ऐसा नहीं है कि जब शैशवावस्था में विकास हो रहा है, तो गर्भावस्था का जो विकास है, वो समाप्त हो जाएगा। जिन बालकों का शारीरिक विकास जल्दी होता है, उनके अंदर संवेगों, सामाजिकता, क्रिया क्षमताओं, बुद्धि और इन सभी चीज़ों का विकास जो है, वो शीघ्र हो जाता है। आपने पहले ही देखा कि अगर किसी बच्चे का एक क्षेत्र में तीव्र गति से विकास हो रहा है, तो उसका विकास अन्य क्षेत्रों में भी तीव्र गति से होगा, ठीक? अगला है कि विभिन्न अंगों के विकास की गति भिन्न-भिन्न होती है, यानी कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये हमें पता है। लेकिन शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, विभिन्न अंगों के विकास की गति समान नहीं होती है। विकास क्रम में कोई अंग शीघ्र विकसित हो जाता है, जबकि आपके कुछ अंग जो होते हैं, उनका विकास धीरे होता है। जिस आयु में जो अंग परिपक्व हो जाता है, उस अंग की क्रियाएं उसी आयु में पूरी तरह से विकसित हो जाती हैं, ठीक? अगला जो आपका सिद्धांत है वो है विकास की प्रत्येक अवस्था को अपनी प्रमुख कुछ अपनी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यानी कि विकास क्रम में प्रत्येक अवस्था अपने कुछ विशेष गुणों के लिए प्रसिद्ध होता है। ये गुण उस अवस्था के लिए तो सामान्य होते हैं, लेकिन किसी अन्य अवस्था के लिए उनकी उपस्थिति असामान्य सी हो जाती है। जैसे जैसे गर्भावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था शारीरिक विकास के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार काम प्रवृत्ति की जो उदय है वो वयस्क तथा सामाजिकता के विकास के लिए किशोरावस्था आपका प्रसिद्ध है, ठीक? अब आगे क्या है? तो आगे आपका है विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। बालक का विकास चाहे शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, बाल परिपक्वता का शिक्षण दोनों का परिणाम होता है, ठीक? क्या होता है? तो दोनों का परिणाम होता है। इन दोनों में से बच्चे का अगर कोई भी एक, चाहे वो आपका परिपक्वता हो, चाहे वो आपका शिक्षण हो, इन दोनों में से किसी एक का अगर अभाव हो जाता है, तो बच्चे का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। परिपक्वता से क्या मतलब होता है? परिपक्वता से तात्पर्य व्यक्ति के जो वंशानुक्रम द्वारा शारीरिक गुणों का विकास है, ठीक? बालक के अंदर स्वतंत्र रूप से ऐसी क्रियाएं चलती हैं जिसके कारण उसके शारीरिक अवयव अपने आप परिपक्व हो जाते हैं। अब यहाँ हमने ऐसा क्यों कहा? विकास और शिक्षण, विकास परिपक्वता और शिक्षण। अगर माना कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, तो अगर आप उसे सीढ़ी पर चढ़ाएंगे, लेकिन अभी उसके आप उसे कितना भी प्रशिक्षण दे दीजिए, लेकिन अगर उसके अभी पैर की मांसपेशियां परिपक्व नहीं हुई हैं, उनमें मजबूती नहीं आई है, तो क्या वो सीढ़ी चढ़ लेगा? नहीं। तो ये जो है परिपक्वता,
विकास उसका तभी होगा जब वो परिपक्व होगा और उसको शिक्षण मिलेगा। तो विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है, ठीक? अगला है विकास एक अविराम प्रक्रिया है। विकास विकास एक अविराम प्रक्रिया है जो प्राणी के जीवन में ये निरंतर चलता रहता है। विभिन्न अवस्थाओं में इसकी गति तीव्र और मंद मंद हो जाती है, ठीक? लेकिन शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के विकास में ये निरंतर चलती रहती है, ठीक? आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है कि जो विकास होता है वो रचनात्मक और विनाशात्मक होता है। पहले तो व्यक्ति का जो विकास होता है वो रचनात्मक होता है, लेकिन जो उत्तरार्ध में विकास होता है वो क्या होता है? वो विनाशात्मक होता है। ये जो आपका शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के विकास में ये निरंतरता पाई जाती है, ये अविराम गति से चलते हैं। जैसे जैसे शारीरिक विकास गर्भावस्था से लेकर परिपक्वावस्था तक निरंतर चलता है। जन्म के कुछ महीनों बाद तक तो बच्चा केवल अपने हाथ पैर ही चलाता है, लेकिन आगे चलकर वो उठने, बैठने, चलने, फिरने और जो दौड़ने भागने की क्रियाएं हैं वो भी करने लगता है, ठीक? अगला है आपका, जो अगला सिद्धांत है वो है विकास के संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है कि प्रत्येक विकास अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। सभी सामान्य बालकों में ये विशेषताएं अवस्था में एक जो अवस्था होती है उसमें प्रकट होती हैं। अवस्थाओं के बारे में भी कल आप पढ़ेंगे। कल का जो आपका क्लास होगा वो विकास की अवस्थाओं पर ही होगा, ठीक? तो सभी सामान्य बालकों में ये सामान्य जो विशेषताएं हैं ये एक अवस्था में ही प्रकट होती हैं। अवस्था विशेष में जो प्रकट होने वाले गुणों की तीव्रता और मंदता को देखकर ही ये कह सकते हैं, मतलब बच्चों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। बालकों के विकास के संबंध में भविष्यवाणी हो जाने से अभिभावक यानी कि जो माता पिता हैं उनको कई लाभ होते हैं। जैसे जैसे भविष्य की जो संभावनाओं के आधार पर उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उनको सही प्रशिक्षण देकर उनको अगली अवस्था के लिए वो तैयार कर देते हैं। तो ये भी कथन पूछा जाता है कि विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या ये कथन सत्य है या असत्य है या संबंधित ही नहीं है? तो क्या है ये कथन सत्य होता है कि विकास के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, ठीक? ये इतने इसके प्रमुख सिद्धांत थे, किसके? विकास के। तो इसमें से आपके कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं। जैसे आपका ये कभी-कभी कथन निष्कर्ष में आ जाता है। कथन निष्कर्ष में आ जाता है कि विकास अविराम गति से चलता है, या फिर विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, या फिर विकास परिपक्वता और शिक्षण का परिणाम होता है। ये जो आपने अभी-अभी सिद्धांत देखे, ये सारे सिद्धांत आपके कथन कारक के रूप कथन और निष्कर्ष के रूप में या फिर विशेषताओं के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमने 11 क्या पढ़े? सिद्धांत पढ़े। किसके? विकास के। अब अगली जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे किस पर? वो करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारकों पर, कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं, ठीक? तो सबसे पहले ये जो बालक का विकास है, ये वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, ठीक? तो इसमें 50% क्या होता है? 50% आपका योगदान वंशानुक्रम का होता है और 50% ही योगदान आपके वातावरण का होता है। ये किसी एक एक से विकास नहीं हो सकता है। इसमें आपके 50% वंशानुक्रम है और 50% ही आपके वातावरण आते हैं, ठीक? तो इसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, वो कारक कौन-कौन से हैं हम एक बार उनको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले विकास के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, उसमें आता है पोषण, न्यूट्रिशन। किसी भी ये जो न्यूट्रिशन है,
किसी भी बालक के विकास में पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भकालीन अवस्था से लेकर जीवन पर्यंत तक प्राणी के जीवन और जीवित और उसके स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, जो उत्तम स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। शारीरिक विकास की जो दृष्टि से पोषण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और पोषण, ये जो पोषण मिलता है कहाँ से मिलता है? तो ये आपको मिलता है संतुलित और पौष्टिक भोजन करने से। तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताएँगे। वैसे तो मैं आपको बता रही हूँ कि पोषक तत्वों के बारे में आपने 5 पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था। क्या-क्या था? उसमें आपका प्रोटीन था, वसा था, कार्बोज था, विटामिन थी और खनिज लवण थे। इन 5 पोषक तत्वों के बारे में हमने न्यूट्रिशन साइंस में डिटेल में चर्चा किया है। अब एक बार मुझे आप बताइएगा कि इसमें से कौन से आपके सुरक्षात्मक पोषक तत्व हैं, कौन से शरीर निर्माणात्मक हैं और कौन से ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं, ठीक? तो जब आप अच्छा भोजन करेंगे, पौष्टिक और संतुलित आहार लेंगे, तभी आपके शारीरिक और मानसिक विकास होंगे अच्छे से, ठीक? अगला है बुद्धि। बुद्धि भी जो है आपके विकास को प्रभावित करता है। किसी भी बालक की बुद्धि या बौद्धिक क्षमताएं उसके विकास के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित करते हैं। परीक्षणों के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि तीव्र बुद्धि वाले बालकों का विकास मंद बुद्धि वाले जो बालक हैं उनकी तुलना में जल्दी होता है। यानी कि जिन बच्चों का बौद्धिक विकास अच्छा है, जिनकी बौद्धिक तीव्रता अच्छी है, उनका जो शारीरिक विकास होगा उसमें भी तीव्रता पाई जाएगी अपेक्षाकृत मंद बुद्धि वाले बालकों की। क्योंकि उसमें नई बातों को सीखने की जो तत्परता और परिपक्वता पाई जाती है, वो होती है। लेकिन जो मंद बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर इस चीज़ का अभाव पाया जाता है। वो किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं होते हैं, ठीक? अगला है यौन। यौन यानी कि सेक्स। यौन भेद की जो शारीरिक विकास को ये भी नहीं, मतलब जो ये यौन भेद भी जो शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास ही नहीं, ये शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास को भी प्रभावित करती हैं। देखा गया है कि जन्म के समय लड़के लंबाई में लड़कियों की तुलना में कुछ अधिक लंबे होते हैं, लेकिन बाद की अवस्थाओं में लड़कियों का विकास तेजी से होता है और लड़कों की तुलना में उनमें परिपक्वता भी जल्दी आती है। आपने देखा होगा अगर सेम एज के 2 बच्चे हैं, तो उनके जो लंबाई है, उनकी लंबाई पहले लड़की की अधिक दिखेगी, लेकिन बाद में वो लंबाई लड़के की अधिक हो जाएगी। तो पहले विकास लड़की का होता है लंबाई में और बाद में फिर लड़कियों से भी लंबे लड़के हो जाते हैं, ठीक? काम शक्ति भी लड़कियों में लड़कों से 1-2 वर्ष पहले आ जाती है। 10-11 वर्ष की अवस्था आने तक समान आयु की लड़कियों लड़कों की अपेक्षा कुछ लंबी हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर देखेंगे कि आपके आस-पास या घर में ही देखेंगे कि परिवार अगर लंबा है थोड़ा-सा, देखेंगे कि हो सकता है 1-2 महीने का अंतराल हो या ऐसा भी हो कि एक ही दिन के बच्चे हों, तो जो उसमें से लड़की रहेगी, उसकी लंबाई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन लड़के की कम देखने को मिलेगी। अगर जैसे ये हमने बात की है 11-12 साल की, ठीक? अगर आप देखेंगे 20 साल बाद, तो लड़की की लंबाई कम दिखेगी, वहीं लड़का आपका बहुत लंबा दिखेगा, ठीक? अगला जो तत्व है वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। मानव शरीर के अंदर कुछ ऐसी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जो शरीर के लिए ऐसे स्रावों को उत्पन्न करती हैं, जो शारीरिक और मानसिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि जो गले में स्थित पैराथायरॉइड ग्रंथि है, वो अस्थियों के निर्माण में सहायता प्रदान कर शारीरिक विकास में भी योगदान देती है। इसी प्रकार से जो थायराइड ग्रंथि है, वो थायरॉक्सिन स्रावित करती है, जो आपके शरीर और
मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही साथ जो थाइमस और पीनियल ग्रंथि की अति क्रियाशीलता से जो शरीर का सामान्य विकास है वो रुक जाता है, जिससे बालकों में शैशवावस्था में और किशोरावस्था आने में विलंब हो जाता है। ठीक। अगला जो आपका प्रभावित करने वाला तत्व है वो है रोग एवं चोट। गर्भकाल अवस्था से लेकर बाद की अवस्थाओं में बीमारी और आघातों का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। बालक की बचपन की जो गंभीर बीमारियां और जो मानसिक आघात हैं, उनका दुष्प्रभाव बालक के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी पड़ता है। आपने देखा होगा, अगर कोई छोटा बच्चा नहीं मतलब बड़ा बच्चा है, अगर बचपन में उसने कुछ ऐसे कुछ चीज़ें देखी हैं, जो कि उसके मन मस्तिष्क को झिकझोर कर रख दी हों। यानी कि उसके सामने बचपन में कुछ ऐसी घटना हो गई हो, जिसे वो बर्दाश्त ना कर पा रहा हो, तो उसका असर आपको जीवन भर उसको देखने को मिलेगा। यानी कि वो बच्चा बड़ा भले ही हो जाए, लेकिन जो उसके मानसिक आघात उसको लगा था बचपन में, उसका असर उसको आजीवन देखने को मिलता है। ठीक। अगला है आपका घर का वातावरण। यानी कि बच्चे के विकास में जो प्रभावित करने वाला तत्व है वो घर का वातावरण भी आता है। पारिवारिक वातावरण कई रूपों में बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे माता पिता के आपसी संबंध, बालक अभिभावक का संबंध, बालक की परिवार में बालक की स्थिति, परिवार का आकार, बाल पोषण की विधियाँ, ये सारी चीज़ें बच्चे को प्रभावित करती हैं। यानी कि अगर किसी घर में माता-पिता हर दिन सुबह-शाम लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं, तो सोचिए उस बच्चे का जो मानसिक स्थिति होगी, बच्चे का मानसिक विकास अवरुद्ध तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसके शारीरिक विकास पर भी बाधा आएगी। अगर बालक और बच्चे का जो संबंध है वो नहीं अच्छा है, या फिर माना कोई बच्चा है, बालक है, उसके परिवार में स्थिति ऐसी है कि 2 बच्चे हैं। एक बच्चे का बहुत मान-सम्मान है, बच्चा जो कहता है उसको तुरंत मिल जाता है, या बच्चा नहीं कहता है तब भी हाज़िर है, वहीं दूसरा बच्चा माँगता रहता है, उसको तब भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। ये जो घर का वातावरण होता है, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अगर परिवार का आंतरिक वातावरण अच्छा है, बालक का पोषण, पालन उचित ढंग से किया जा रहा है, उसे सीखने के लिए उचित अवसर दिए जा रहे हैं, सभी बालकों के साथ समान व्यवहार किया जा रहा है, बालक-बालिका में कोई अंतर नहीं किया जा रहा है, तो बालक के जो विकास का हर क्षेत्र है, बालक के हर क्षेत्र का विकास अच्छी तरह से होगा। इसी के विपरीत अगर देखें, जिन परिवारों में उनके माता-पिता में आपसी तनाव है, बालकों का पालन-पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो वो उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाएगा। अब चाहे वो विकास का कोई भी क्षेत्र हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, हर विकास उनका अवरुद्ध हो जाएगा। ठीक? अगला है पास-पड़ोस का वातावरण। घर के वातावरण के साथ-साथ बालक जिस वातावरण में रह रहा है, उसका प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। अगर उसके जो पड़ोसी हैं, जिनके साथ वो खेल रहा है, उठ-बैठ रहा है, उनका व्यवहार अच्छा है, वो अच्छे हैं, तो अच्छे वातावरण में पढ़ रहा है, तो उसका विकास अच्छा होगा। वो क्या होगा, वो बच्चा चहुमुखी विकसित होगा। लेकिन अगर वहीं उसके जो आस-पास के बच्चे हैं, उनकी संगत अच्छी नहीं है, तो बच्चे के विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर बच्चा गलत संगत में है, तो वो भी गलत ही आदतों को सीखेगा। ठीक? अगला है विद्यालय का वातावरण। आपने देखा होगा, अक्सर बच्चा 5 वर्ष की आयु से ही बालक जो है स्कूल जाने लगता है। विद्यालय के द्वारा बालक को जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उनमें सीखने का उनको अवसर मिलता है। विकास परिपक्वता के साथ-साथ शिक्षण का भी परिणाम है, ये आपने देखा था सिद्धांत में ही। ठीक? अगर किसी बच्चे को विद्यालय में अच्छा वातावरण मिलता है,
तो और अच्छा शिक्षण मिलता है, तो बच्चे का जो विकास है वो अच्छा होता है। साथ ही साथ उसका चहुमुखी विकास होता है और जो जिस क्षेत्र में भी विकास होता है उसका विकास अच्छे से होता है, ठीक? अगला है सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण प्रत्येक देश और समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, जिसके अनुसार प्रत्येक परिवार अपने बालक का पालन पोषण करता है और बालकों का विकास अपनी संस्कृति के अनुरूप होता है। अब जैसे जैसे जो भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में काफी अंतर पाया जाता है। जो पाश्चात्य संस्कृति में पला हुआ बालक है, प्रारंभ से ही मुक्त चिंतन का आदी हो जाता है, जबकि जो भारतीय बालक हैं, वो किशोरावस्था तक भी अपने स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते हैं। उनके निर्णय या तो बड़े भाई-बहन लेते हैं या फिर अभिभावक यानी कि माता-पिता लेते हैं। तो जो बच्चे होते हैं, इनमें हमारे भारतीयों में स्वतंत्रता नहीं होती है कि जो है बच्चे सीख सकें, बच्चे अपना खुद का निर्णय ले सकें। यहाँ तक देखेंगे कि अब बहुत छोटे बच्चों की ही ना बात करें, बड़े बच्चों की ही ले लिया जाए, तो क्या होता है कि बच्चे माता-पिता ने कहा कि बीएड करो, हमने बीएड किया। माता-पिता ने कहा एमए करो, हमने एमए करा। माता-पिता ने कहा पीएचडी कर लो, हमने पीएचडी कर लिया। अब ओर-छोर है नहीं हमें जाना किधर है। कभी आईटीआई कर लिया, कभी आईआईटी कर लिया, कभी जो है कुछ कर लिया तो कभी कुछ कर लिया। क्यों? क्योंकि भाई हमने अपना निर्णय नहीं लिया। हमने परिवार वालों ने जो कहा, माता-पिता ने जो कहा, नात रिश्तेदारों ने जो कहा हमने वही कर लिया। हम अपना खुद का निर्णय कभी नहीं लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। तो बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले ये सारे तत्व हैं कौन? पोषण हो गया, बुद्धि हो गई, यौन हो गया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हो गई, रोग एवं चोट हो गया, घर का वातावरण हो गया, पास-पड़ोस का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, वहीं बात की जाए प्रजाति भी जो है इसको प्रभावित करती हैं। शुद्ध वायु और प्रकाश भी मतलब बहुत सारी ऐसी पहलू हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं, ठीक? अब थोड़ी-सी चर्चा हम कर लेंगे किस पर, तो विकास के क्षेत्रों पर थोड़ी-सी चर्चा कर लेंगे कि विकास के कौन-कौन से क्षेत्र हैं। विकास के भी किसी भी बालक का विकास केवल एक ही क्षेत्र में नहीं होता है। एक ही समय में अलग-अलग क्षेत्र में उनका विकास चलता रहता है। विकास का प्रत्येक क्षेत्र आपस में एक-दूसरे से घनिष्ठ संबंध रखता है। किसी भी एक क्षेत्र में विकास अपूर्ण रहने पर दूसरा क्षेत्र में भी विकास अपूर्ण रह जाता है, ठीक? तो इसके कौन-कौन से क्षेत्र हैं? पहला तो आपका आ जाता है शारीरिक विकास का क्षेत्र। शारीरिक विकास के अंतर्गत प्राणी के शारीरिक अंगों में होने वाली जो वृद्धि है, लंबाई है, भार है, शारीरिक गठन है, उनकी अस्थियाँ हैं, मांसपेशियाँ हैं, स्नायुमंडल हैं तथा जो भी आंतरिक अंगों के विकास हैं, उन सभी का अध्ययन करते हैं। किसके अंतर्गत? तो जो शारीरिक विकास है इसके अंतर्गत, ठीक? तो शारीरिक विकास के अंतर्गत इन सभी का जो भी यानी कि आपके शरीर के अंदर या बाहर जो भी हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है। शारीरिक विकास गर्भाधान से प्रारंभ हो जाता है और विभिन्न अवस्थाओं में भिन्न-भिन्न गति से ये चलता रहता है। आपने देखा होगा जो शारीरिक विकास है यानी कि जिसे हमने वृद्धि कहा, ये लगभग 20 वर्ष की अवस्था से 20 वर्ष की अवस्था तक तीव्र गति से चलता है, ठीक? और उसके बाद ये क्या होता है, शारीरिक विकास जो होता है ये आपका मुख्यतः 4 तरह से होता है, ठीक? एक तो होता है जन्म के बाद 2 वर्ष तक शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। फिर 3 से 11 वर्ष की आयु में शारीरिक विकास की गति में मंद हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जब कलाप अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर आप 11 से 15 वर्ष के बाद देखेंगे कि बीच में तीव्र गति से विकास होता है। उसके बाद ये पुनः क्या हो जाता है, गति मंद पड़ जाता है, ठीक? तो ये जब आप कल अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे,
तो वहाँ पर आप देखेंगे कि किस अवस्था में कितनी तीव्र गति से, कितनी मंदता से विकास हो रहा है। अगला है आपका क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य बालक के अंदर जो क्रियात्मक क्षमताओं के विकास से है। क्रियात्मक विकास बालक के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि क्रियात्मक विकास से बालक आत्मनिर्भर बनता है। क्या होता है? तो आत्मनिर्भर बनता है और क्रियात्मक क्षमताओं का विकास बालक के मानसिक विकास को भी प्रभावित करता है। ठीक। अगला जो आपका विकास का क्षेत्र है वो है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास प्राणी के विकास क्रम में संवेगात्मक विकास का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शिशुओं के अंदर संवेगों का उद्भव और विकास कब और कैसे होता है, विद्वानों के लिए ये एक विवाद का विषय रहा है। लेकिन फिर भी इतना अवश्य है कि संवेगों की उत्पत्ति जीवन के साथ ही होती है। कहाँ से होती है? जीवन के साथ। आपने देखा होगा जो वाटसन महोदय हैं, उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि बच्चे में 3 संवेग जन्मजात होते हैं। कौन-कौन से? क्रोध, प्रेम और क्या होते हैं? क्रोध, भय, प्रेम। ये 3 जो संवेग होते हैं बच्चे में जन्म से पाए जाते हैं, ऐसा वाटसन का मानना है। ठीक? और अगला संवेग क्या है आपका? सॉरी, संवेग नहीं, अगला जो विकास का क्षेत्र है, वो है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास बालक के अंदर सामाजिक व्यवहार की उत्पत्ति ही जो होती है, वही सामाजिक विकास कहलाता है। मनुष्य जब जन्म लेता है ना, तो वो सामाजिक प्राणी नहीं होता है, वो मात्र एक जैविक प्राणी होता है, ठीक? लेकिन बाद में वो एक सामाजिक प्राणी हो जाता है। जन्म के बाद जैसे-जैसे उसकी आयु बढ़ती है, वैसे-वैसे उसके समाज का विस्तार भी बढ़ने लगता है। जन्म के समय बच्चे के 2 प्रकार के वातावरण तैयार होते हैं। एक तो उसका भौतिक वातावरण होता है और दूसरा होता है उसका सामाजिक वातावरण। अगला जो क्षेत्र है वो है मानसिक विकास का। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास से तात्पर्य बौद्धिक क्षमताओं के विकास से है, जिनके आधार पर बालक भी बाल आयु वृद्धि के साथ-साथ अपने नवीन वातावरण की वस्तुओं का शोध प्राप्त करता है, लेकिन समायोजन का प्रयास भी करता है इसी के अनुसार। और मानसिक विकास के अंतर्गत जो कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट के विकास का अध्ययन भी किया जाता है। कॉन्सेप्ट यानी कि जो प्रत्यय हैं, ठीक? बालक के भीतर धीरे-धीरे जो प्रत्यय हैं उनका विकास होता है। प्रारंभ में वे मूर्त पदार्थों को देखते हैं और बाद में उनमें सभी पहले मतलब मूर्त जैसे माता-पिता, खिलौने, इन सब के प्रति जो प्रत्यय का निर्माण होता है और आयु वृद्धि के साथ-साथ जैसे-जैसे वो विभिन्न वस्तुओं के साथ में जुड़ते हैं, उनके प्रत्यय की जो संख्या है वो बढ़ती चली जाती है, ठीक? तो ये कुछ बालक के विकास के क्षेत्र थे, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब जो कल की क्लास होगी, वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि विकास की अवस्थाएँ। तो विकास की अवस्थाएँ अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसार उनकी कई अवस्थाएँ बताई हैं। जैसे रॉस ने 4 बताई हैं, सैले ने 3 बताई हैं और कॉलेसनिक ने बताई हैं 7 अवस्थाएँ, वहीं हरलॉक ने बताई हैं 11 अवस्थाएँ। तो जो रॉस हैं, जो सैले हैं, जो हरलॉक हैं, इन तीनों से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से? ये जो अवस्थाएँ हैं यहीं से, कि कितनी अवस्थाएँ हैं, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक। तो कल की जो हमारी क्लास होगी, उसमें हम देखेंगे विकास की विभिन्न अवस्थाओं को, इनका वर्गीकरण करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे जो इनकी अवस्थाएँ हैं, इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आवाज़ में थोड़ी-सी दिक्कत है उसके लिए आपसे माफ़ी चाहेंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे और ध्यान से चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ों को समझ पाएँगे, ठीक? तो एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं कल, कल तो है महाशिवरात्रि, उसके लिए आप सबको 1 दिन पहले ही हार्दिक शुभकामनाएँ, वैसे हम कल भी मिलेंगे। तो बस आज के लिए यही इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।